So, hello students, good morning once again. So, in the first lecture, I introduced chemistry actually. हमने कुछ फंडामेंटल बातें की केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री की ओरिजिन क्या है, केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या मैटर होता है, मैटर की किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है, एंड देन फिर आपको एक मैटर की थ्योरी मैंने बताया, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, और उसके बाद फिर हमने कुछ साइंटिफिक नोटेशन के बारे में सीखा कि साइंस में नंबर्स को किस तरह से हम डिनोट करते हैं और 10 के डिफरेंट मल्टीपल्स के लिए क्या क्या प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, ये सब हमने बात की. सो टुडे इन दिस लेक्चर व्हिच इज गोइंग टू बी द सेकेंड लेक्चर इन फाउंडेशन सीरीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट some unit conversion, how we convert a physical quantity from one unit to another unit, and then the most important thing, moles and molar mass के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. मोल्स क्या होता है, मोलर मास क्या होता है. तो इस लेक्चर 2 में हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले यूनिट्स के बारे में. So it is our lecture 2 in which we are going to talk about units and conversion. हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल यूनिट से, दैट इज अबाउट लेंथ. लेंथ के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे. हमने देखा कि किसी भी चीज के लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर यूनिट में, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. बट कई बार क्वांटिटी इस यूनिट में नहीं दिया होता, या कई बार हम इसे डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट करके यूज करना चाहते हैं. तो सबसे सिंपल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लेंथ है, और हम सब जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर होता है. यहां से हम कह सकते हैं कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है. 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है. डेसी जाके देखो, 10 का पावर -1, 10 डेसीमीटर होता है. तो हम कह सकते हैं कि 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर होता है, या 100 मिलीमीटर होता है. तो लेंथ में ये सब कन्वर्जन, एक सिंपल कन्वर्जन आप जानते होंगे. 1 किलोमीटर, लॉन्गर डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं. तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है. अगर डिस्टेंस, अगर लेंथ वेरी वेरी स्मॉल हो जाए तो एक यूनिट यूज होता है एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम जिसे कि इस तरह से डिनोट करते हैं, फॉर वेरी स्मॉल लेंथ के लिए यूज होता है. यूजुअली एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब के रेडियस, वेवलेंथ ऑफ लाइट
इन सब के लिए ये स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ यूज होता है जिसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम इन फैक्ट 10⁻10 मीटर होता है। तो ये एक लेंथ में यूज होता है। फॉर स्मॉलर लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। इसके बाद आता है मास। एसआई सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और 1 किलोग्राम, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं 1 किलोग्राम, ये 1000 ग्राम होता है, जहां पे 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम होता है। तो मास में ये केजी टू ग्राम, ग्राम टू मिलीग्राम, ये सब कन्वर्जन हम कर रहे होंगे। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वॉल्यूम। एसआई सिस्टम में ये मीटर क्यूब में मेजर होता है वॉल्यूम। किसी भी चीज का वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो 1 मीटर क्यूब ये 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये देखो आया कहां से, आप चाहो तो इसको रटना जरूरी नहीं है। यहां देखो 1 मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 मीटर। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻2⁻3 क्या हो जाएगा? ये 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ऑल्सो 1 मीटर is 10 decimeter, so 1 meter is 10 decimeter cube। कितना हो जाएगा? 1000 decimeter cube। 1 decimeter cube को 1 लीटर भी कहा जाता है, और इसलिए 1 मीटर क्यूब 1 मीटर cube is in fact 1000 decimeter cube, which is also 1000 liter. 1000 liter, and 1 liter is in fact 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे कि 1000 मिलीलीटर भी हम बोलते हैं। इसको 1000 ऐसे भी लिखते हैं, सीसी। सीसी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में ये सब कन्वर्जन यूज होगा। इसके बाद आता है 4th नंबर पे डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करेंगे। और डेंसिटी ये होता क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो अगर एसआई सिस्टम में लें तो मास का एसआई यूनिट केजी, वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। बट जो कन्वेंशनली हम यूज करते हैं डेंसिटी का यूनिट, वो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम देखें तो 1 केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा केजी के लिए, और 1 मीटर इज 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 केजी पर मीटर क्यूब को अगर हमें चेंज करना हुआ केजी पर मीटर क्यूब को, तो सिर्फ 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम पर सीसी विल बी व्हाट? 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी में यह कन्वर्जन यूज होता है। इसके अलावा
एक इंपॉर्टेंट यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी में जो हम इनकाउंटर करेंगे, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, जिसे कि हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, केल्विन, जिसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। बट यूजुअली टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है। तो अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है? मान लो डिग्री सेल्सियस T है और केल्विन टेम्परेचर T है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? दिस T इज इक्वल टू दिस स्मॉल t प्लस 273 केल्विन। यानी कि डिग्री सेल्सियस में 273 हम ऐड करेंगे तो ये केल्विन बन जाएगा, और केल्विन में से 273 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो T माइनस 273 करेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। एक और यूनिट होता है टेम्परेचर के मेजरमेंट का, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इसको ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट से डिनोट करते हैं। जो थर्मामीटर में हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो देखते हैं ना बॉडी का टेम्परेचर 101 डिग्री वाट, वो फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है। This degree Fahrenheit is related to degree Celsius by the relation, it is 9/5 degree Celsius plus 32. That means डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अगर हम यहां पे रखें और उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर दें तो डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा? 9/5 इंटू 10 प्लस 32, 5 2 जा 10, so 18 प्लस 32 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होगा तो वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसी तरह से एक और यूनिट है जो हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे, अभी सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। और सुना होगा आपने फोर्स का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है न्यूटन, सो इट इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर -2, ये तो एसआई सिस्टम में हो गया। एंड न्यूटन मीटर -2 के लिए कलेक्टिव टर्म भी दिया गया, उसको पास्कल बोलते हैं, और इसको सिंपली पीए से डिनोट करते हैं। सो 1 न्यूटन मीटर -2 इज 1 पास्कल। समझ में आ गई बात? 1 न्यूटन मीटर -2 इज 1 पास्कल। तो अगर हम
कन्वेंशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की बात करें तो आप सुनते होंगे कि प्रेशर को एटमॉस्फेयर यूनिट में मेजर किया जाता है। 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर, दैट इज नॉन एसआई यूनिट। उसका क्या रिलेशन इसके साथ है ये जानना थोड़ा जरूरी है। तो 1 एटमॉस्फेयर बेसिकली 101,325 पास्कल होता है। अप्रोक्सीमेटली इसको 10 का पावर 5 पास्कल ले लिया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर 10 का पावर 5 पास्कल हो जाएगा। इसी तरह से 1 एटमॉस्फेयर को इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम भी एक्सप्रेस किया जाता है और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम और 760 mm of mercury column. It is also called 760 torr. टॉर भी एक यूनिट है प्रेशर का, ये साइंटिस्ट टॉर्सेली के नाम से आया है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 टॉर। तो ये सब कुछ डिराइव्ड और कुछ डायरेक्ट सिंपल बेसिक यूनिट्स और उसके कन्वर्जन की हमने बात किया। ऑल दिस मैटर्स ए लॉट इन केमिस्ट्री। कन्वर्जन में हम गलत कर देते हैं, सब कुछ आ रहा होता है, रिजल्ट 0 हो जाता है। देन कम्स फ्यू मोर टर्म्स जो हम यूज करेंगे केमिस्ट्री में। वन इज कॉल्ड एसटीपी, जिसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा जाता है। व्हाट इट इज इक्वल टू 1 atmosphere and 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, तो उस कंडीशन को एसटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बाकी इसके बारे में हम काफी बात करेंगे आगे। टर्म्स से केवल फेमिलियर हो रहे हैं अभी। एक होता है एनटीपी, सुना होगा आपने, normal temperature and pressure. What it is equal to 20 degree Celsius and 1 atmosphere. और एक होता है SATP, standard ambient temperature and pressure. It is 25 degree Celsius and 1 atmosphere. Basically ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी केमिस्ट्री में यूज होंगे, तो जस्ट एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then comes the next thing, which is called valency and formula. अभी हम कुछ सिंपल वैलेंसी की बात करने जा रहे हैं। वैलेंसी किसी आयन पे चार्ज को कहते हैं, बस, और कुछ नहीं है। फिलहाल वैलेंसी इज चार्ज ऑन एन आयन। कुछ आयंस को लिखते हैं यहां पे, आयंस
वैलेंसीज। अगर हम लिखते हैं सोडियम आयन तो चार्ज 1 है, वैलेंसी 1। और अगर हम लिखते हैं कैल्शियम आयन तो चार्ज 2 है, वैलेंसी 2। और अगर हम लिखते हैं एल्यूमिनियम तो चार्ज 3 है, वैलेंसी 3। अगर हम लिखते हैं अमोनियम आयन तो चार्ज 1 है, वैलेंसी 1। एनायंस को लेते हैं कुछ, अभी तो हमने कैटायन लिया था। क्लोराइड आयन चार्ज -1 है, वैलेंसी 1। वैलेंसी केवल मैग्नीट्यूड को बताएगा। सल्फाइड आयन चार्ज -2 है, वैलेंसी 2। नाइट्राइड आयन चार्ज 3 है, वैलेंसी 3। फॉस्फेट आयन चार्ज 3 है, वैलेंसी 3। सल्फेट आयन चार्ज 2 है, वैलेंसी 2। थायोसल्फेट आयन चार्ज 2 है, वैलेंसी 2। तो इस तरह से हम वैलेंसी सेट करते हैं किसी भी आयंस का चार्ज को, उसकी वैलेंसी कहते हैं। अब अगर कैटायन और एनायन हमें नोन हो और उससे करस्पॉन्डिंग कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या करते हैं, जरा देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। सपोज करो हमारे पास कैल्शियम आयन है और इधर ले लेते हैं ब्रोमाइड आयन। अगर हम बात करें वैलेंसी की तो यहां वैलेंसी 2 है, यहां वैलेंसी 1 है। इससे जो कंपाउंड बनेगा उस पर नेट चार्ज 0 होना है। नेट चार्ज 0 तभी होगा जब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज इन द कंपाउंड होगा। और उसके लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैलेंसी करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि ये वाला टर्म इधर आ जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कैल्शियम आयन आ जाएगा लेकिन 2 ब्रोमाइड आयन आ जाएगा। यहां पे चार्ज देखो -2 हो जाएगा, यहां पे चार्ज +2 हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा। यानी कि वैलेंसी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे यहां पे अगर हमें लिखना होता तो लिखेंगे CaBr2। ये 2 कहां से आया, ये वाला, और ये कैल्शियम के पास 1 लगा, ये वाला 1 को दिखाते नहीं फॉर्मूला में। तो इस तरह से हम वैलेंसी से फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक दो और हम ट्राई करते हैं। मान लो बेरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना है। हम सब जानते हैं बेरियम सेकेंड ग्रुप में, कैल्शियम वाले ग्रुप में है और इसलिए बेरियम की वैलेंसी +2 होती है। फॉस्फेट आयन अभी अभी मैंने लिखा था 3, यानी कि ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा। जब इसके 3 लोगे तो चार्ज हो जाएगा +6, जब इसके 2 लोगे तो चार्ज हो जाएगा 2 3 जा -6, नेट हो जाएगा 0। और इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Ba3 फॉस्फेट से आया 3, PO4 होल ट्वाइस। समझ गया। एक सिचुएशन लेते हैं K3FeCN होल 6। मान लो कहा जाए इसमें आयरन की वैलेंसी निकालो। पोटेशियम की वैलेंसी सबको पता है +1 होता है और साइनाइड एज ए होल पे -1 है। साइनाइड आयन पे नेट चार्ज 0 है। मान लो आयरन की वैलेंसी है X, तो पॉजिटिव वैलेंसी किस पे है, पोटेशियम पे और आयरन पे, और नेगेटिव वैलेंसी
साइनाइड पे, और सबका सम 0 होना है। क्या करना चाहिए? 3x नहीं, x3 पोटेशियम का चार्ज ले रहे हैं 3 प्लस x आयरन पे -6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया पोटेशियम का, ये आ गया आयरन का, जो भी होगा, और साइनाइड पे -1। यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू +3 आ रही है, यानी कि आयरन फेरिक स्टेट में। अगर कहा जाए फेरिक एंड हेक्सासाइनोफेरेट आयन को मिला के कंपाउंड बनाओ, तो क्या करेंगे? ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा Fe4 FeCN6 तो इस तरह से हम कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा करेंगे। सीख गया कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना? तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आज थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करेंगे अबाउट मोल्स एंड मोलर मास। मोल, सबसे पहले मोल है क्या? ये काउंट करने का एक नंबर है। जब हम मार्केट जाते हैं और मान लो बनाना खरीदते हैं, तो बनाना यूजुअली डजन के रेट में सेल किया जाता है। हम कहते हैं 1 डजन बनाना दे दो, 2 डजन बनाना दे दो, हाफ डजन बनाना दे दो, और 1 डजन इज 12। तो डजन क्या हुआ? एक यूनिट हुआ काउंट करने का। उसी तरह से मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। मोल इज a unit of counting। अब क्वेश्चन है कि इतने सारे काउंटिंग के यूनिट तो पहले से ही थे। डजन है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, 100 है, 1000 है। Why we need another unit of counting? अगर मान लो सपोज करो 1 ग्राम किसी कंपाउंड का हम लेते हैं, से ग्लूकोज का ही 1 ग्राम लेते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज में अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मालूम करने जाएं, तो वो इतना बड़ा नंबर आ जाएगा कि उसको कन्वेंशनल यूनिट ऑफ काउंटिंग में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। एंड देयर वी नीड टू डिफाइन अनदर यूनिट ऑफ काउंटिंग। One of that is mole. 1 mole is in fact 6.022 into 10 का पावर 23 particles। आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। अगर 1 मोल रुपया किसी को दे दें और कहें कि काउंट करो, 7 पुस्त लग जाएंगे, रुपया गिनना खत्म नहीं होगा। It is such a huge number. So number of atoms, number of molecules, number of ions इसी ऑर्डर में होते हैं, इवन इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर, जिनको हम 100 के यूनिट में, 1000 के यूनिट में, लैक्स के यूनिट में, करोड़ के यूनिट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई सबको? तो अब इसे वैसे एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, और इसको N0 से डिनोट भी करते हैं।
So N0 is 1 mole Avogadro number which is equal to a number 6.022 into 10 का पावर 23। तो मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये नंबर आया कहां से? क्या किसी ने ड्रीम किया कि चलो कल दुनिया वाले को एक नया यूनिट बताते हैं? बिल्कुल नहीं, इसका भी कोई ओरिजिन है और वही SI सिस्टम में इसका ओरिजिन है। 1 मोल is exactly the number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope। इसका क्या मतलब हुआ? 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप लो और उसमें नंबर ऑफ एटम को अगर गिनो एग्जैक्टली तो ये वो नंबर यही आएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। So Avogadro number is the counting unit which is used to count the number of atoms। आप इमेजिन करो 12 ग्राम कितना स्मॉल मास है। 12 ग्राम कार्बन में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम को गिनेंगे तो वो इसी ऑर्डर में आएंगे जिसको हम 1 मोल कहेंगे, और ये 1 मोल कितना बड़ा नंबर है आप इमेजिन कर सकते हैं। Then comes a term called molar mass, जिसको कि कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ऑफ केमिस्ट्री। Molar mass, it is mass expressed in gram unit, mass expressed in gram unit of 1 mole of atoms or molecules or ions। 1 mole of atoms, molecules, ions के मास को अगर हम ग्राम में लिखें तो उसको हम मोलर मास कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम पर मोल, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम विल बी 23 ग्राम। यानी कि इतने एटम सोडियम का लेके अगर हम तराजू पे बैलेंस पे रखें तो उसका मास 23 ग्राम आएगा और वो उसका 1 मोल का मास मोलर मास कहा जाएगा। समझ में आई ये बात सबको? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि 92 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? दो तरीका है। एक तो हम डायरेक्ट यूनिटरी मेथड यूज करें कि 23 ग्राम में इतने एटम तो 92 ग्राम में कितने एटम। दूसरा तरीका है कि मास को हम मोल में कन्वर्ट कर लें कि 23 ग्राम में 1 मोल है, तो m ग्राम अगर लेते हैं तो उसमें m/23 मोल हो जाएंगे। मोल को यूजुअली स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो क्या इससे एक जनरलाइजेशन आ गया? नंबर ऑफ मोल्स which is m is mass upon molar mass। और नंबर ऑफ मोल अगर आ जाए तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम एवोगाड्रो नंबर होता है, जितने मोल होंगे इनटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे।
यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं। ये 92/23 हो जाएगा, 4 मोल ऑफ सोडियम हो जाएगा, और इसलिए नंबर ऑफ एटम 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम। बात समझ में आई? नंबर ऑफ एटम्स, अगर हमसे कोई पूछे डिटरमिन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन से 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सबको पता है, ग्लूकोज इज व्हाट? C6H12O6। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना होगा, और इसके वन मॉलिक्यूल में अगर आप देखो तो 24 एटम है। वन मॉलिक्यूल हैज 24 एटम्स। कौन कौन? 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन। इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम कर लें और उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल से आएगा, नंबर ऑफ मोल्स मास से आएगा। सबसे पहले मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज व्हाट? 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16। इसको जब हम देखें ये 180 ग्राम पर मोल आ जा रहा है। इसलिए 30 ग्राम ही लिया था ना, 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में मोल कितने हो जाएंगे? 30/180 मोल ग्लूकोज, 1/6 मोल glucose. So number of molecules कितना आ जाएगा? 1/6 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23। इसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम कैंसिल कर दें तो ये 10⁻23 आ जाएगी। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 30 ग्राम ग्लूकोज इज व्हाट? 10⁻23 मॉलिक्यूल इंटू 24, 2.4 इंटू 10⁻24। ये एटम्स हैं, इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास मोल रिलेशन, ये सब कुछ मैंने अभी आपको बताया। लेक्चर 3 में मास एंड नंबर ऑफ मोल्स पर कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, फिर उसमें हम एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तब जाके ये मास मोल रिलेशन कंप्लीट हो पाएगा। एंड देन उसके बाद इंपेरिकल फार्मूला, और ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री रियली। दिस अराउंड 8 लेक्चर्स जो मैं देने जा रहा हूं फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री पे, इट विल बी अ वैक्सीन ऑफ द सक्सेस। इतना बस कह सकता हूं मैं। So it's enough for today. See you in the next lecture.